नई कहानियां। मैं बच गया। निर्वाचन की गहमा गहमी चल रही थी और सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे थे और घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। आज सुबह जब वो वोट मांगने के लिए उस घर में आया जिस घर में मैं रहता था, तो मेरा मन हुआ कि मैं उसका सर फाड़ दूं। लेकिन घर में उस समय अन्य भी सदस्य मौजूद थे, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, अगर वो मेरा अपना घर होता तो मैं अवश्य ही उस पर अपना गुस्सा निकालकर अपने मन के बोझ को कुछ हल्का तो जरूर कर लेता। जैसे ही उसने घर के अंदर अपना कदम रखा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में ही गोली मार दी थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो मुझे अपने चेहरे की मुस्कुराहट से चिढ़ा रहा था। बाहर भले ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग की लपटें उठ रही थी। मुझे अपनी आंखों के सामने चीखते चिल्लाते हुए, जगह जगह आग लगाते हुए दरिंदे दिखने लगे। मुझे अपने पिता के गले में डाले हुए टायर से उठती हुई लपटें दूर दूर तक उठती हुई दिखने लगी। मेरी माँ उन दुष्ट दरिंदों के पांव पकड़ रही थी और मेरे बापू की जिंदगी की भीख मांग रही थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया वो मैं यहाँ बता ही नहीं सकता हूँ। अगर उस कुचक्र को लिखने जाऊं तो मैं ही शायद बेहोश हो जाऊंगा। तभी अचानक उस घर के और मेरे मालिक ने मुझे आवाज देकर कहा, बेटा जा जरा दुकान से मिठाई तो ले आ नेताजी के लिए। मालकिन को कह दे के चाय भी तैयार कर ले। वैसे दूसरी चाय तो हमारे पास बाहर हमारी गाड़ी में बहुत पड़ी है, नेताजी ने ढीठ की तरह दांत दिखाते हुए कहा। आप शराब पीते नहीं है, इसलिए हम बोतलें अंदर नहीं लाए हैं। वैसे बहुत से घरों में तो हम शराब की पेटी के साथ ही घुसते हैं। वो नेता किसी दानव की तरह हंसने लगा। पैसे लेकर मैं मिठाई लेने के लिए चल दिया, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि उस दुष्ट नेता के लिए जहर ले आऊं और उसको और उसके चमचों को चाय में घोलकर पिला दूं। वो ऐसा नेता था जिसको ना अपने देश से प्यार था और ना ही अपनी कौम से। प्यार था तो सिर्फ अपनी कुर्सी से। मिठाई लेने में मैंने कोई जल्दी नहीं दिखाई। मैं मिठाई खरीदकर धीरे धीरे घर की तरफ चलने लग गया। जैसे ही मैंने घर की ड्योढ़ी में कदम रखा, मुझे अंदर से आती हुई आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा मालिक कह रहा था, चाय ठंडी हो रही है लेकिन लड़का मिठाई लेकर आया ही नहीं है। नेताजी ने कहा, अरे छोड़िए कोई बात नहीं, वैसे ये लड़का है कौन? मालिक ने कहा, इस लड़के की बहुत लंबी कहानी है जी। इधर उधर या सड़क पर पलकर बड़ा हुआ है और कुछ समय पहले ही हमारे पास आया है और अब यहीं रहता है। क्योंकि बातचीत मेरे बारे में ही हो रही थी, इसलिए मेरा मन किया कि कुछ देर दरवाजे के पीछे खड़े रहकर उस बातचीत को कुछ देर और सुन लूं। लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने मिठाई अंदर ले जाकर उनके सामने पेश कर दी। मैं स्टूल लेकर उनसे कुछ दूर एक कोने में बैठ गया। उन्होंने एक दो बार चाय पीते हुए मेरी तरफ भी देखा पर कुछ कहा नहीं। तभी मेरे मालिक ने कहा, नेताजी, पिछले साल आपने बहुत जोर लगाया था कि हमारे राज्य के सभी मसले हल हो जाएं। इस बार अगर आपकी फिर से सरकार बनी है तो उम्मीद है कि आप सभी पुराने मसलों को हल कर देंगे। नेताजी ने अपने साथ आए हुए एक आदमी की तरफ देखा और फिर दोनों ही मुस्कुराने लगे। उनके दांत मुझे हाथी के दांत लगे, दिखाने के और खाने के और। जैसे ही मैंने नेताजी के साथ आए उस आदमी को ध्यान से देखा,
तो मुझे अचानक ही लगा कि मैंने उसको पहले भी कहीं पर देखा था। नेताजी ने हंसते हुए मेरे मालिक से कहा, आप हमें वोट देकर हमारी सरकार बनवाइए तो सही, फिर देखिएगा इस राज्य के नहीं, हम तो सारी दुनिया के मसले ही हल कर देंगे। मैं अपने गुस्से को दबाकर चुपचाप बैठा रहा। तभी वो लोग 1984 के दंगों की बात करने लगे। नेताजी ने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो हम सबसे पहले 1984 के दंगाइयों को सजा दिलवाएंगे और पीड़ितों को इंसाफ दिलवाएंगे। नेताजी के साथ आए उस आदमी ने भी नेताजी की बात का समर्थन किया। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मेरा शरीर भी कांपने लगा था। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मेरे मालिक ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया और फिर मुझे कमरे से बाहर जाने का संकेत किया। इस बात को मेरे मालिक समझते थे और वो थे भी बहुत बुद्धिमान। वो मुझे किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने देते थे जिसमें मेरी जान को कोई खतरा हो सकता था। डॉक्टर ने भी उनको कहा था कि मुझे भीड़ भाड़ में ना जाने दें ताकि मेरा दिमाग जल्दी ठीक हो जाए। पहले तो कोई 1984 के दंगों का नाम लेता था तो मैं बेहोश हो जाता था, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। दंगों के बाद से मैं उन दंगों को याद करके और अपने माता पिता को जिंदा चलते देखने के दृश्य को याद करके मैं ना जाने कितनी बार बेहोश हो चुका था। मालिक के आदेश अनुसार मैं कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मेरे कान उस कमरे के अंदर होने वाली बातचीत पर ही लगे रहे। नेताजी ने मेरे मालिक से पूछा, आपने उस लड़के को बाहर क्यों भेज दिया? इसके सामने जब भी कोई 1984 के दंगों की बात करता है ये बेहोश हो जाता है। वो क्यों? 1984 में यह छोटा था जब दंगाइयों ने इसके घर पर हमला किया था। इसकी मां ने इसको अलमारी में छुपा दिया था, लेकिन ये अलमारी के अंदर बैठा चुपके से वो सब देखता रहा था जो कुछ उस दिन इसके घर में हुआ था। उस दिन भी एक दयावान आदमी ने इसको बेहोश अवस्था में अलमारी से बाहर निकाला था और इसकी जान बचाई थी। नेताजी के साथ आए आदमी ने कहा, आपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछताछ नहीं की? उस समय तो दिल्ली में कहर बरपा था जी। मेरे मालिक ने मेरी जिंदगी की किताब उनके सामने खोलनी शुरू कर दी। डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिमाग में वो सदमा बैठ गया है और अब ये ठीक हो भी सकता है और जीवन भर ऐसा भी रह सकता है। इसकी आंखों के सामने ही इसके माँ और बाप को तड़पा तड़पा कर मारा गया था। नेताजी ने कहा, ये आपके पास कैसे आ पहुंचा? जिस आदमी ने इसको अलमारी में से निकालकर इसकी जान बचाई थी वो भी बहुत ही गरीब आदमी था। वो मेरे एक दोस्त के पास नौकरी करता था। उसने इसको मेरे दोस्त के घर रखवा दिया था और ये घर के कामों में सहायता करने लगा था। वो गरीब आदमी इस बच्चे को अपना पोता बताने लगा था। तभी नेताजी के साथ वाले ने पूछा, मरते समय तो वो सच बता ही गया होगा? नेताजी ने कहा, ये कितना पढ़ा लिखा है, अगर इस बार हम जीत गए तो इसकी भी रोटी का कोई जुगाड़ कर देंगे। मेरे मालिक ने कहा, इस महंगाई में तो अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है जी, इसको कैसे पढ़ा सकते हैं? वैसे जब इसके माँ बाप जिंदा थे तो ये स्कूल जाता था, शायद हिंदी इंग्लिश पंजाबी पढ़ लिख लेता है। वैसे देखने से अनपढ़ नहीं लगता है। हाँ जी, शुरू से ही अफसरों के साथ रहने के कारण इसका उठना बैठना अच्छा हो गया है। इसका कोई और रिश्तेदार नहीं है। इसको तो किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं मालूम है और किसी ने कोशिश ही नहीं की इसके रिश्तेदारों को खोजने की। तभी मेरे मालिक ने आवाज लगाकर मुझे अंदर बुलाया, बेटा ये चाय के बर्तन ले जा। बर्तन उठाते हुए मैं सोचने लगा कि क्यों मैं उस नेता और उसके साथ आए आदमी को देखकर इतना गुस्सा हो रहा था। नेता से मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो 1984 के बाद कितनी ही बार पीड़ितों को आश्वासन देकर उनके वोटों से जीता था, लेकिन इसने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया था।
लेकिन उसके साथ आया आदमी मुझे उससे भी अधिक बुरा लग रहा था। मेरे मालिक ने नेता की और साथ आए आदमी दोनों की तरफ देखकर कहा, आपकी पार्टियां तो अलग अलग हैं और वोट मांगने आप दोनों साथ साथ ही आए हैं, ऐसा कैसे हो गया? हमारी पार्टियां अलग अलग हैं, पर इस बार हम दोनों साझे उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मालिक ने कहा, लेकिन पहले तो आप दूसरी पार्टी में थे। वो पार्टी तो मैं कब की छोड़ चुका हूं जी। मेरे मालिक ने कहा, अब तो नेता इस तरह से पार्टियां बदल लेते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। ये सुनकर नेताजी के साथ आया वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं पूरा जोर लगाकर उस हंसी को पहचानने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल, दिमाग और मेरी नजरें सब उसको पहचानने में लग गए। धीरे धीरे उसके हंसते हुए गंदे पीले दांत मुझे याद आने लगे। वो उस दिन भी इस तरह ही हंस रहा था जब मेरा बापू जिंदा जल रहा था। उस समय यह जवान था और उसकी हंसी के नीचे टायर के और मेरे बापू के जलने की आवाज दबकर रह गई थी। वो पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। चाय की केतली मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर गए और मेरे हाथ उस आदमी की गर्दन की तरफ अचानक ही बढ़ गए। वो जंगाकारी मेरे हाथों में मेरे बाप की तरह ही तड़पने लगा। मैं उस समय नौजवान था और ताकत भी बहुत थी। मैं उसका गला दबाने लगा और मैं खुद ही उस पागल की तरह हंसने लगा। मेरे मालिक और उस नेता ने उस आदमी को मेरे शिकंजे से छुड़ाने की पूरी कोशिश की। हल्ला गुल्ला सुनकर मेरी मालकिन भी आ गई और उन्होंने हल्ला करके पड़ोसियों को बुला लिया। सबने मिलकर मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया। मैं दरवाजे पर लात घूंसे मारते मारते नीचे फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरी मालकिन ने कहा, पहले तो यह सिर्फ बेहोशी होता था, लेकिन आज शायद इसको पागलपन का दौरा पड़ा है। नेताजी ने कहा, छोड़िए जी उसको, अब आप जरा पानी ले आइए। उसने मेरे साथी को बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां आ गई। एम्बुलेंस वाले उस बेहोश आदमी को अस्पताल ले गए और पुलिस वाले मुझे पागलों के अस्पताल में छोड़ आए। जब एक दिन मेरे मालिक मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि उस दिन तेरे अंदर का गुबार अचानक ही बाहर आ गया था, इसलिए ही तूने उसका गला पकड़ लिया था। वैसे अब तो ठीक है, उम्मीद है अब तो कभी भी बेहोश नहीं होगा। मेरे मालिक बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और वो कुछ ही दिन में मुझे पागल खाने से फिर अपने घर ले गए। अब अगर कोई मुझे या मेरे सामने दंगों की बातें करता था तो मैं कुछ नहीं कहता था। आज सुबह सुबह ही मेरे मालिक ने मुझे आकर कहा, तूने जिस आदमी का उस दिन गला दबाया था वो निर्वाचन जीत गया है। ये सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा और मैं पसीने पसीने हो गया। मैं फिर से जैसे बेहोश होने लगा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मेरे मन से आवाज आई, तुझे अब कभी भी बेहोश नहीं होना है। बेहोश तो वो लोग होते हैं जिन्होंने इस हत्यारे दंगाकारी को जिताकर नेता बना दिया है और अपना भविष्य इसके क्रूर हाथों में सौंप दिया है। तभी मेरे मालिक ने मुझसे कहा, अब तेरी भी नौकरी का जुगाड़ हो जाएगा। उसने तुझे माफ कर दिया है, तुझे वो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए भी दिलवाएगा। तू अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लेना, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरी आंखों के आंसुओं को रोककर अपने मालिक को कहा, निर्वाचन जीतने वाले उस नेता ने ही मेरे बापू को जिंदा जलाया था और फिर मेरी आंखों के सामने ही उसने मेरी माँ के कपड़े फाड़कर उनके साथ बुरा काम किया था और फिर मेरी माँ का गला घोटा था, इसलिए तो मैंने उसका गला दबाया था। मेरे मालिक और मेरी मालकिन की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके होश ही उड़ गए। मालिक और मालकिन दोनों ही रोने लगे। मालिक ने मुझे बाहों में भर लिया और कहा, तू बेहोश था वो एक सदमा था, लेकिन हम तो ठीक होते हुए भी इतने वर्षों से बेहोश ही हैं बेटा।
आज से तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अपनी झूठी शान की खातिर मैंने भी कितनी बार ऐसे दरिंदों को निर्वाचन जिताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।